उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम शिशिर है और ये अहमदनगर महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपको कई बार जब कुंडली देखने की बारी आती है सबसे पहले लग्न स्पष्ट करना चाहिए। लग्न स्पष्ट का मतलब होता है लग्न के संपूर्ण बारीकियों को समझ जाना। वो लग्न आरंभ कहां से हुआ, उसमें जो है वो कितने डिग्री पे वो ग्रह बैठा है, वो लग्न कितने अंशों पे विराजमान है, बलवान है, कमजोर है, अवरोह स्थिति में है, आरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है। होता है ना, जैसे डिग्री बढ़ रही है या नीचे की तरफ सरक रही है। कितने अंश पे जाकर के लग्न बली होता है और कितने अंश पे जाकर के कमजोर अवस्था को प्राप्त करता है, ये एक अलग विषय होता है और इसको बहुत ही गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले इनकी कुंडली में जो लग्न है वो 20 डिग्री का है, मतलब एकदम मजबूत। जहां अगर व्यक्ति की कुंडली में लग्न बलवान हो जाए, मतलब लग्न का अंश अगर उदित अवस्था में है, प्रमुदित है, बेहतर है, मजबूती की तरफ अग्रसर है, तो यहां इसे मजबूत लग्न कहा जाएगा। ये देखने के बाद आपको ये देख लेना चाहिए कि लग्न को देख कौन रहा है। ये अगर लग्नेश गुरु बन गए, मीन राशि के अधिपति गुरु, और उन्होंने देख भी लिया, तो भाई जिसका घर है अगर उसका पति उसको देख लिया, ये ठहरी गुरु की पत्नी और गुरु उसके पति उसको देख लिए और सज संवर के बैठी तो गुरु की दृष्टि चल गई। और लग्न में कौन बैठे, तो सूर्य बैठे, जो कौन है, अब देखिए रोग भाव के अधिपति भी बैठ गए, मतलब अब व्यक्ति के जीवन में ऋण भी जुड़ेगा। शुक्र बैठे, वो कौन है, अष्टम के अधिपति, मतलब अब यहां से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी जुड़ेंगी और कई बार व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा विचार करेगा, सोचेगा, गंभीर हो जाएगा, छोटी मोटी बीमारियां उसको हमेशा परेशान करेंगी, विपरीत परिस्थिति का निर्माण भी होगा। कारण है क्या, क्योंकि यहाँ पे 8वें और 6वें इन दोनों भावों के अधिपति का एक साथ दीपक यहाँ पे जल रहा है लग्न पे। लेकिन जितनी समस्या ये 8वें भाव के अधिपति होकर के करेंगे और 6वें भाव के अधिपति होकर के करेंगे, उनकी समस्या जो जातक के जीवन में देखने को मिलेंगी, कब मिलेंगी, जब शुक्र की दशा आए और जब सूर्य की दशा आए। लेकिन जब जब उनमें गुरु का अंतर प्रत्यंतर आएगा, वैसे वैसे वो समस्या थोड़ी थोड़ी ढीली होती जाएगी, क्योंकि लग्नेश भी उनको देख रहा है। क्लियर है। लग्न की अधिपति की दृष्टि, लग्नेश की दृष्टि लग्न पे पड़ गई और गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, जो व्यक्ति के लाभ के संकेत को कमजोर करेगी, क्योंकि नीच की दृष्टि है। और लाभ भाव के अधिपति जो शनि हैं, वो जन्म कुंडली में 12 में बैठे, स्वग्रही। इसका मतलब है कि व्यक्ति बाहर जाए, दूर जाए, बड़े और ऊंचे लोगों से व्यापार का साधन संपन्न करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 3 ग्रह 12 में बैठे हैं, बुध 12 में बैठे। इसका मतलब है कि 7वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बाहर चले गए। अब यहां व्यक्ति कई बार अंतर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाएगा और उसकी प्रवृत्ति जो है वो कई बार थोड़ी डरपोक या डरने वाली हो जाएगी, क्योंकि मीन लग्न के लोग जो होते हैं वो कई बार संतुलन में जीना चाहते हैं। उनके जीवन में बहुत ज्यादा उठापटक नहीं चाहिए। वो बिल्कुल चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नुकसान हुआ तो भी झेल लिए, क्षमा भी मांग लिया, कर भी दिया, बहुत ज्यादा पकड़ते नहीं है चीजों को बैठ करके। मीन लग्न के नर होत सदा दुखी। क्यों दुखी होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा किसी से सुखी भी होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा किसी से अपेक्षा नहीं रखती, और जब किसी के द्वारा वो अपेक्षित कर दिए जाते हैं तो उनको उसका बहुत ज्यादा गम भी नहीं होता, क्योंकि इनके जीवन में बहुत ही शुद्धता, सात्विकता, प्रेम, दायित्व का निर्वहन करना और अपने आप में बेमिसाल होते हैं। बिना किसी भाव और भेद के इनका जीवन चलता रहता है, कोई भी भेद नहीं होता, सबके साथ साधुता बरकरार है। आप गले में माला पहना रहे हैं, कोई बात नहीं, जूता मार दिया, चलो ठीक है, संभल गए। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। हालांकि क्रोध जब करेंगे तो फिर इनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गुरु से प्रभावित होते हैं। और ये प्रवृत्ति जब लग्न में सूर्य बैठ जाए, ऋणेश होकर के, ऋण के अधिपति होकर के, तो व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा दोनों शामिल हो जाए। परिस्थितियां विपरीत बनेंगी, क्योंकि विपरीत भाव के अधिपति लग्न में बैठे। ये विपरीत भाव है ना, उच्च के होकर के बैठे,
लग्न में सूर्य और अष्टम भाव के अधिपति के एक साथ बैठने से व्यक्ति का रिसर्च करने वाला नेचर हो जाएगा। अब वो हर एक चीज को बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन दृष्टिकोण रख करके देखेगा और उसके पास उसका अनुभव भी होता जाएगा, क्योंकि गुरु शुक्र को देख रहे हैं। और यहाँ 3 ग्रह बुध चंद्रमा 12 में बैठे तो अब व्यक्ति जो है वो सशंकित आलोचक हो जाए, दूसरों के पीछे कई बार पड़ करके अपना बहुत सारा वक्त नुकसान भी करता है। वो कई बार लोगों को समझ नहीं पाता और उनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, जिसके कारण उसको कई बार लुटिया डूब जाती है, लग जाते हैं। कारण यहां मंगल आपको ये शांत रहने नहीं देना चाहते, क्योंकि मंगल यहां बैठेंगे चतुर्थ भाव में धन भाव के अधिपति होकर के और भाग्य भाव के अधिपति होकर के। वस्तुतः मीन लग्न की कुंडली के लिए मंगल कभी भी खराब नहीं होते, पर मीन लग्न की कुंडली के लिए कमजोर कौन होते हैं? मीन लग्न के लिए कुंडली कमजोर हो जाती है शनि के लिए और बुध के लिए। मतलब पहले मारक के तौर पे शनि बनेंगे और दूसरे मारक के तौर पे बुध बनेंगे। इन दोनों की दशाएं जातक के जीवन में समस्या नेचुरली प्रत्येक व्यक्ति के लिए करेंगी, पर इस कुंडली के लिए बुध की दशा व्यक्ति को व्यापार में विदेश से संबंध बना करके लाभ देने वाली हो जाए, और साथ ही साथ व्यक्ति अंतर्मुखी प्रवृत्ति का हो और अपनी वाणी का कई बार उसकी वाणी के प्रभाव को कमजोर होते देखा जाता है। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर होती है और उसका प्रभाव उग्र होता जाता है दिन प्रतिदिन। अगर किसी खराब ग्रह की दशा चली शनि मंगल राहु केतु की, तो गलती करने के चांसेस कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। मतलब व्यक्ति को यह हमेशा प्रयास करना होगा कि उससे गलती कम हो। देखिए एक बात बड़ी गंभीर है कि ज्योतिष जैसी बात और एस्ट्रोलॉजी की बातें बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, और उसके पीछे का प्रधान कारण यह है कि बहुत सारे आपने जैसे देखा है कि बहुत ही जो डीप है उसमें लोग उतरना नहीं चाहते, किनारे से ही निकल आते, चलो ठीक है पूरी हो गई, क्योंकि ये सागर है, ये समुद्र है, और एक ऐसा जो है वो ज्ञान का एक ऐसा घड़ा है जिसमें अंदर तक आप जाने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि आप हर एक चरण में जाने के बाद, अब जरा विचार करिए कि एक व्यक्ति जो है वो राशि को देख करके निकल आता है, चलो ठीक है मैंने राशि देख ली, फिर एक व्यक्ति जो है भाव देख लिए। अध्ययन की बात करता हूं, जैसे कई तरह के अध्ययन होते हैं, स्पष्ट फल कथन करता और भाव फल कथन करता। स्पष्ट फल कथन करता जो है वो ये बताएगा चतुर्थ भाव में मंगल का प्रभाव, व्यक्ति के जीवन में चतुर्थ भाव के मंगल का प्रभाव क्या बताएगा कि उसका मन अशांत रहे और कह करके निकल जाए। चतुर्थ के मंगल खराब होते हैं, इस वजह से वो कह करके निकल जाए कि आपके कुल देवता खराब है। लेकिन स्पष्ट फल कथन करता क्या देखेगा, मंगल किस भाव में बैठे, किस राशि में बैठे, किस नक्षत्र में बैठे, किस चरण में बैठे, उस पे किसकी दृष्टि है, उस भाव का अधिपति कहां बैठा है, नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, बुध कैसे बैठे हैं, बुध को कौन देख रहा है, चतुर्थ भाव के अधिपति कौन है, चतुर्थ भाव के अधिपति पे किसकी दृष्टि है, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह कौन है, उस कारक ग्रह की स्थिति कैसी है, कारक ग्रह पे किसकी दृष्टि है, आदि आदि आदि, और कई सारे प्रभाव। वो किस दृष्टांत में बैठा है, सप्तमांश कुंडली में उसकी स्थिति संतान को लेकर के कैसी है, द्वादशांश कुंडली में उसकी स्थिति जो है वो कैसी बन रही है, बलाबल वाले भाव में उसकी स्थिति कैसी है। अल्टीमेटली इतने सारे आपको परिणाम देखने पड़ते हैं, तब जाकर के एक फल बनता है, या सबके थोड़े 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 छोटे छोटे परिणाम दिखते हैं। पर आजकल कमजोरी यहां है कि हम सिर्फ उस तरीके के कार्यक्रम पे ही भरोसा कर लेते हैं जो सिर्फ कुछ नया बनाने के चक्कर में कुछ भी बक देते हैं, बोल देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए और ऐसे फलादेश करने वालों से भी दूर रहना है। तो मेरे कहने का मतलब यह था, जैसे मैंने यहाँ पे इतनी बातें बताई, अब आपको हो सकता है कि मैंने यहाँ पे न तो नक्षत्र का जिक्र करा और ना तो उसके चरण के जिक्र करें, पर होता क्या है कि कई बार बहुत सारी चीजें यहां चलती हैं, यहां दिमाग में चलती हैं, और चूंकि इस वजह से भी कार्यक्रम में उसके जिक्र नहीं करने चाहिए या नहीं करता हूं, मैं अपनी बात करूं तो, कि सामने वाला कंफ्यूज ना हो या सामने वाला ये ना समझे कि अब ये नक्षत्र के चरण के बारे में बताने लगे, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो वो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाए। इस वजह से जातक के लेवल पे आकर के उसको कई बार समझाना पड़ता है और सिर्फ उसके परिणाम उसको बताने पड़ते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ये बात। तो मैं यहां पे क्या बात कही मैंने कि ऋण भी उसके जीवन में रहेगा, उसके जीवन में एक काम 5 बार में होगा,
क्योंकि सूर्य जो बैठे हैं वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, शनि है तो विलंब करवाएंगे, और इस कुंडली के लिए तो शनि वैसे भी मारक होते हैं। तो ये जो है वो प्रमुख वजह, इसी वजह से मैंने क्या बात कही कि उसके जीवन में समस्याएं भी आएंगी। और अन्वेषण करता क्यों होगा? क्योंकि अष्टम भाव से जब भी शुक्र का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति को रिसर्चर बना देता है, गूढ़ और रहस्यमय चीजों पे उसका चिंतन ज्यादा होता है। साथ ही साथ उच्च के शुक्र हैं, यहां लग्न में बैठे, यहां पे जो है वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ गए, तो अब व्यक्ति के स्वभाव में भी, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य से देखे जा रहे हैं, जो कौन है? अष्टम भाव के अधिपति। यहां पे शुक्र की स्थिति अष्टम भाव से बन रही थी, यहां पे भी शुक्र की स्थिति अष्टम भाव से बन रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के व्यवसाय में और कई बार उसके अनुभवों में कमजोरी भी हो सकती है, उग्रता से युक्त होकर के वो कई बार गलत निर्णय ले सकता है। कारण क्योंकि यहां भी छठवें भाव के अधिपति के साथ शुक्र का संबंध सूर्य से था, यहां भी शुक्र जो है वो सूर्य से संबंध बना रहे हैं। समझ में आ रही होंगी चीजें। नवमांश कुंडली में भी अगर आप देखते हैं तो यहां पे शुक्र बुध के साथ बैठे हैं, दशमांश कुंडली में जो शुक्र लग्नेश हैं और धन भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। लग्न और धन का योग यहां बना। पराक्रम करो, प्राइवेट सेक्टर में या खुद का व्यवसाय करे व्यक्ति और धन कमाए, और अपने बुढ़ापे के लिए व्यक्ति को जरूर ही कुछ ना कुछ सहेज करके संचित कर करके रखना चाहिए, नहीं तो कई बार डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। आप जब लग्नेश को यहां देखते हैं तो लग्नेश कन्या राशि के बैठे, जिसके अधिपति 12 में बैठे, इस कारण से, और उस पे किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। गौर से देखिए तो बुध पे न तो चतुर्थ भाव के अधिपति पे किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है, न तो सप्तम भाव के अधिपति पे किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है। उल्टे वो बुध जो सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होके इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, प्रधान नहीं सहायक मारक, वो राहु से भी केंद्र में है और केतु से भी केंद्र में है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बुध, शनि और चंद्रमा तीनों ही राहु से प्रभावित होंगे। कारण ये होगा कि उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। 12वें के स्वग्रही शनि व्यक्ति को मोक्षदायक, परमात्मा में लीन रहने वाला, भक्ति भावना से युक्त होने वाला, भगवान नारायण की उपासना करने वाला, मन विक्षिप्त, विचलित और परेशान, चिंतित, व्यथित और घर में कला का वातावरण बना देने वाला हो जाता है। क्योंकि पहले ही परम शांति का जो भाव है वहां देखिए शनि चंद्रमा का योग बना हुआ है, जहां शनि 1 डिग्री के और चंद्रमा 0 डिग्री के है। अब देखो, मैंने न तो यहां अभी मैं आपके सामने ये शनि की डिग्री अभी देख रहा हूं और चंद्रमा की डिग्री तो बाद में भी नहीं देखी। मतलब ये बात है कि ये स्पष्ट है कि यहां जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं दोनों की कमजोरी वाली है, तो निगेटिविटी ज्यादा होगी। और वस्तुतः किसी भी, अब यहां पे एक सूत्र बहुत अच्छा सा है, किसी भी भाव का अधिपति जब अपने ही भाव में बैठा हो तो वो ठीक होता है। कब यहां पे एक बात और बनेगी कि यहां दाम्पत्य में कभी भी व्यक्ति को विखंडन की स्थिति में नहीं जाने देंगे शनि, क्योंकि स्वग्रही है, चंद्रमा जैसा शुभग्रह वहां बैठा है और बुध जैसा दूसरा शुभग्रह बैठा है। लेकिन अब यहां पे एक जो कमजोरी होगी वो क्या होगी कि व्यक्ति की पत्नी या व्यक्ति स्वयं प्रेम करने के बावजूद भी कभी बताएगा नहीं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। ऐसा इंट्रोवर्ट होता है जहां वो कई बार एडमिट नहीं करेगा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। ऐसी भावना है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 12 में बुध के साथ डंप कर देते हैं चीजों को। अगर उसी पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती तो आनंद आ जाता, मतलब बोलने की शक्ति भी निकल आती। ये बात होती है। लग्न में सूर्य और शुक्र बैठेंगे। अब इसका एक बड़ा अच्छा आपको प्रभाव बताता हूं। ये बात इतनी मैंने बताई, अब आपको यहां पे और बताता हूं। जैसे जब आप इनकी कुंडली में भाग्य बल के बारे में जानना चाहें तो भाग्य भाव में नीच के राहु बैठे, उस राहु पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे शनि की दृष्टि पड़ जाए जो कि शत्रु के घर को देख रहे हैं। इस भाव के अधिपति मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कहां बैठे? चतुर्थ में। इसका मतलब एक निकलेगा कि व्यक्ति जो है वो भाग्य को सुख से जोड़ रहा है, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति और इस कुंडली के धन भाव के अधिपति चतुर्थ में बैठेंगे। लेकिन चतुर्थ के मंगल मृतप्राय होते हैं, कमजोर होते हैं और व्यक्ति को एथिस्ट बना देते हैं। लेकिन यहां व्यक्ति डरपोक होगा, माता की सेवा करने में रत होगा और घर में कलह के कारण कई बार थोड़े बहुत मंगल की दशा में परेशानी बन सकती है या बुध की दशा में थोड़ी बहुत परेशानी बन सकती है। कई बार पत्नी का संबंध जो है वो माता से थोड़ा ऊंच नीच होता रहता है। ये एक सामान्य परिणाम है। पर इसके और भी परिणाम कैसे निकल सकते हैं? तो वहां राहु ज्येष्ठा के बैठे हैं, जिसके अधिपति बुध
शतभिखा के यानी कि राहु के ही नक्षत्र में, यानी कि राहु और बुध का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है नक्षत्र के लेवल पे। तो नक्षत्र के लेवल पे जब ये बदलाव हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अति संयमित होकर के जीना चाहता है। अब वो हर एक चीज में इतना ज्यादा दिमाग लगाएगा, इतनी ज्यादा सोचेगा कि सामने वाले का दिमाग खराब कर दे। धर्म में, पूजा में, पाठ में, सेवा में, शुश्रूषा में, अध्यात्म में, चिंतन में, पढ़ने में, पढ़ाने में, विचारों में, हर जगह अब उसका दिमाग ज्यादा चलेगा और हर एक चीज को लेकर के धर्म भीरु की परिभाषा को गठित करने लगता है। अब वहां वो धर्म भीरुता का प्रभाव प्रदर्शित करने लगेगा, क्योंकि राहु उसको कभी भी सेंट्रलाइज नहीं होने देंगे। अब उसको वो डाइवर्ट करने का काम करेंगे, क्योंकि वो उच्च के नहीं है, नीच के हैं, जिसके अधिपति से उसका किसी भी प्रकार का कनेक्शन ही नहीं है। और न तो राहु किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट है, न तो गुरु से केंद्र में है, न तो शुक्र से केंद्र में है। शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि जाएगी, जो पहले से ही नीच का होकर के बैठा है। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति केंद्र में है, इस वजह से थोड़ी सी अच्छी बात है। मैंने राहु पे बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, आप लोगों को अवश्य ही देख लेना चाहिए। राहु केतु से संबंधित कार्यक्रम, जिसपे मैंने 18 से 20 कार्यक्रम बनाए हैं, उसका प्लेलिस्ट अलग बना है। वहां मैंने ये बात चर्चा करी थी कि राहु पे कम से कम अगर आप राहु की दशा में कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो आपको आपकी कुंडली में ये देखना चाहिए कि उस पे कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, या जिस भाव में राहु बैठे हैं उस भाव के अधिपति केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में, या वहीं पे उनके साथ बैठे हैं। यहां पे क्या बात सामने आती है कि राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति कम से कम केंद्र में होता है, और इस कुंडली के लिए वो कम से कम शुभ ग्रह होता है, क्योंकि शुभ भाव का अधिपति है। समझ में आ रही होंगी चीजें ऐसे ही खाली मैं जो बोल रहा हूं, इधर देखिए। उसके बाद राहु जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र के अधिपति से उनका परिवर्तन हुआ, और वो अधिपति अपने भाव का जो अधिपति है वो केंद्र में बैठा। और गौर करिए तो बुध और मंगल का संबंध नवम पंचम का बन रहा है, क्योंकि राहु जिस नक्षत्र में बैठेंगे उस नक्षत्र का अधिपति परिवर्तन तो कर लिया, लेकिन इस कुंडली के लिए वो मारक ग्रह भी होता है। इसका मतलब है कि हमें बुध और राहु की दशा में सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि वो बुध और राहु की जब दशा चलेगी या राहु और बुध की जब दशा चलेगी तो व्यक्ति बीच में आकर के खड़ा हो जाएगा, न तो इधर होगा न तो इधर हो जाए, पेंडुलम हो जाए, उस स्टक हो जाए, उसको कुछ समझ में ही ना आए कि मुझे करना क्या है। वो बिल्कुल ही, इसी को शायद जड़ दोष भी कह सकते हैं कि कई बार उसके जीवन में जड़ता प्रभावित होगी। ऐसा जड़ दोष लगेगा नहीं, लेकिन जड़ता एक्टिव होगी, क्योंकि वो व्यक्ति को स्टक कर देगी। समझ में ही नहीं आया, व्यक्ति को समझ ही ना आया कि मुझे एक्चुअल में एक्टिविटी क्या करनी है, मुझे अभी क्या निर्णय लेने हैं। और विशेषतया जब भी वो संतान को लेकर के विचार करे, जब भी वो धर्म को लेकर के विचार करे, जब भी वो व्यय को लेकर के विचार करे, जब भी वो शांति को लेकर के विचार करे, जब भी वो घर परिवार को लेकर के विचार करे, जब भी व्यापार को लेकर के विचार करे, तो इन सारे मामलों में राहु और बुध की दशा और राहु का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर उसको प्रभावित करेगा। तो इसका मतलब है कि मैंने ये आपको बात बताई कि राहु की दशा कैसी जाने वाली है। तो राहु की दशा अब आपको इस बात पे निर्भर करेगी कि वस्तुतः इनकी डिग्री कैसी है, क्योंकि आप सिर्फ राहु की दशा को ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और निस्संदेह उसके फलादेश को करने का तरीका भी अलग होगा। यहां राहु 21 डिग्री के ज्येष्ठा नक्षत्र में और 21 डिग्री के ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठेंगे अवस्थागत, और उन पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। ऊपर से शुक्र के ऊपर दृष्टि करके व्यक्ति का व्यय कराएंगे, व्यक्ति का पत्नी के ऊपर व्यय हो, ससुराल पक्ष के ऊपर व्यय होता है, साथ ही साथ व्यक्ति का रिसर्च वाला क्षेत्र और जो कोर पार्ट ऑफ लाइफ होता है, जहां व्यक्ति सोच भी ना सके, वहां पे कई बार व्यय होता है रैंडम। और साथ ही साथ यहां व्यक्ति की कुंडली में राहु 50% के अच्छे और 50% के बुरे परिणाम देंगे। मतलब भाग्य का साथ आधा मिलेगा और आधा नील बटा सन्नाटा। राहु क्लियर। शुक्र लग्न में उच्च के, यहां द्वितीय भाव में, और यहां पे दो जगह शुक्र कैसे हो सकते हैं, यहां शनि है, यहां शनि और चंद्रमा। उच्च के शनि का प्रभाव पर विष दोष यहां भी वहां भी, क्योंकि 0 डिग्री के चंद्रमा पहले ही है और शनि जो है वो 1 डिग्री के, तो विष दोष टाइट बना। यहां जो डिग्री बनेगी नवमांश कुंडली में, यहां 14 डिग्री के शनि है और 5 डिग्री के चंद्रमा है। यहां थोड़ी सी दूरी होगी, लेकिन फिर भी चूंकि उच्च के शनि है, लग्नेश होकर के उच्च में बैठे हैं, तो पत्नी कारोबार के लिए और कर्म क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती हैं। साथ ही साथ वो कई तरीके से आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए अच्छी होती हैं। परंतु
अब आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, जो इनकी कुंडली में, जिसके कारण इनको किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता पड़ी। चंद्रमा इनकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के हैं, जो कि परेशान करते हैं। वास्तव में वो 12वें हैं। यहाँ पे जन्म कुंडली में व्यापार भाव के अधिपति होकर के मंगल जैसे पापक ग्रह से देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ वो चतुर्थ भाव से मंगल जो है वो अकेले बैठे, यहाँ भी मंगल यहाँ बैठे अकेले। ये व्यक्ति को कभी भी शांत रहने ही नहीं देना चाहते, ख्याल सबका रखना चाहता है, जिम्मेदारी सबकी उठाना चाहता है, पर वस्तुतः सभी तरीके से त्रस्त है, परेशान है और हर एक चीज को लेकर के डरा हुआ है। पर अपनी बात कहे तो किससे कहे। लग्न में सूर्य चिंता पैदा करते हैं, शुक्र अलग से खर्च कर रहे हैं, और लग्न में जब सूर्य और शुक्र होते हैं तो व्यक्ति कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा होता है। कामुकता और भौतिकता, और कामुकता, भौतिकता और रियलिस्टिक, साथ ही साथ वो व्यक्ति जो है होता है, जैसे होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मोरल वैल्यू और मटेरियल, तो दोनों में से वो लटक जाता है। उसको समझ ही नहीं आए कि पूजा करने से काम चलेगा या फिर दुकान पे ज्यादा मेहनत करने से काम चलेगा। इन दोनों के बीच में वो घुस जाता है, और उसको कई बार इस चीज में भ्रम हो जाए कि नहीं, कर्म ही पूजा है, और कई बार ये लगता है नहीं 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 नहीं, पूजा ही पूजा है। हाँ, ऐसा होता है, नहीं मुझे काम करना है। जैसे मेरे आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर लीजिए जो सिर्फ और सिर्फ देहवादी है, जिसको कभी भी ना तो ईश्वर का आभास हुआ है और ना वो उसे करना चाहता है। उसके जीवन में गधे की तरह काम करना ही उसका लक्ष्य होता है, और उसके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे तरीके से सेट है कि काम करना और लक्ष्य प्राप्त करना और हासिल कर लेना और जीवन को जी लेना। पर वहीं दूसरा है जो ये कहता है कि नहीं, मुझे अगर सफल होना है तो कहीं ना कहीं धर्म में, कहीं ना कहीं अध्यात्म में, कहीं ना कहीं गुरुजनों में, कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियमों में भी मुझे भरोसा करना होगा, और उससे भी मुझे शक्ति प्राप्त करनी होगी। क्योंकि आप अकेले कभी भी सफल नहीं हो सकते। एक विषय को पढ़ करके कभी भी आईएएस नहीं बना जा सकता, सारे विषयों को पढ़ना होता है। कम से कम ये विचार सोच करके भी अगर हम ईश्वर में अपनी आस्था बढ़ा लेते हैं, अपने माता पिता की कही गई बातों को मान लेते हैं, तो भी हमारे जीवन को बहुत बड़ा बदलाव मिल सकता है। ये बात भी समझने वाली है। तो इस आधार पे हमें यहाँ पे मंगल जो है वो कभी कष्ट देने वाले ही दिखते हैं और मन को परेशान करने के लिए काफी होते हैं। हालांकि एक इसका बहुत अच्छा लाभ ये होगा कि यहाँ के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ हैं, माता के पास आयु होगी क्योंकि शनि के साथ बैठे हैं, चंद्रमा भी 12 में, इस वजह से बीमारी भी रहेगी, घर में थोड़ा बहुत कलह का वातावरण, मंगल का स्वाभाविक निश्चर होगा। इस वजह से अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, पर ये नेचुरल है। इसके अतिरिक्त आपको दीप दान करना चाहिए, अमावस्या को तिल दान करना चाहिए, अमावस्या को अपने पूर्वजों के निमित्त जो है वो वस्त्र, अन्न, भोजन, गुड़, दही आदि, काला तिल वगैरह भी दान करना चाहिए, आदि आदि चीजें। शुक्ल पक्ष के तो जन्म है नहीं, कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी शनिवार के जन्म होने से व्यक्ति स्वतः कुंठित हो जाता है। फाल्गुन माह में जन्म होने से प्रेम ढूंढता रहता है, और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म होने से व्यक्ति प्रगल्भित होता है, उत्साही होता है। साथ ही साथ सिद्ध योग में हाथ में जो भी काम दिया जाए उसको बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही संतुष्टिजनक परिणाम देकर के उसको आगे लेके जाता है। भविष्य में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति को पता चल जाता है, और कई बार उसका सेंसेशन बड़ा ही तीव्र होता है और थुलथुले शरीर का होता है, मजबूत हट्ठे कट्ठे बदन को धारण करने वाला होता है। दशमांश कुंडली में यहाँ पे भी शनि चंद्रमा, यहाँ भी शनि चंद्रमा, स्वग्रही शनि, उच्च के शनि, यहाँ भी स्वग्रही। मतलब इस कुंडली के लिए जो वृश्चिक मीन लग्न की कुंडली है उसमें मारक ग्रह जन्म कुंडली में अगर बहुत बलवान हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं होगा। इस वजह से हमें शनि की दशा में विशेषतया थोड़ा सावधान होना चाहिए। शनि की दशा में अपने प्रभावों को, अपने विचारों को और अपने निर्णयों पे निश्चित रूप से निरंतरता से टाइम देना होगा, वक्त दे करके तब जाकर के आपको ये काम करना होगा कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। इस कुंडली के लिए 3 अंक अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि अच्छी नहीं होती। इस कुंडली के लिए वृश्चिक राशि और कर्क राशि अच्छी होती है। इस कुंडली के लिए रेवती नक्षत्र अच्छा होगा। इस कुंडली के लिए हस्त अच्छा हो, पुनर्वसु अच्छा हो, रोहिणी अच्छा हो, उत्तरा भाद्रपद अच्छा हो, ये कुछ नक्षत्र, स्वाति भी अच्छा हो, अश्विनी नक्षत्र अच्छा हो, श्रवण अच्छा हो, ये कुछ नक्षत्र अच्छे होंगे, पुष्य अच्छा हो, ये कुछ नक्षत्र अच्छे होंगे। दिन गुरुवार और शुक्रवार का अच्छा रहे, सोमवार का दिन अच्छा रहे, ये कुछ चीजें।
रत्न इस कुंडली के लिए अगर कुछ कहूँगा तो आपकी कुंडली के आधार पर मैं सबसे बढ़िया जो रत्न होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो स्तुति हर जगह प्रत्येक चार्ट को देख करके बता दूं तो आपकी कुंडली के आधार पर गुरु का रत्न सबसे ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि अभी उनकी दशा भी चल रही है। लग्न कुंडली में केंद्र में, नवांश कुंडली में वो 12वें भाव के अधिपति होकर के 12वें को देख रहे हैं। दशमांश कुंडली के लिए वो जन्म कुंडली में तुला राशि के बैठे हैं। व्यक्ति व्यापार करेगा और व्यापार से लाभ करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति का लाभ बढ़ेगा। और वहाँ पे राहु की दृष्टि पर जाने से गुरु के पास एक अतिरिक्त बल मिलेगा, क्योंकि राहु तुला राशि को देखेंगे तो अच्छा करेंगे, ये चीज़ अच्छी होती है। इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। अब धन योग कैसे हैं, तो लग्न के अधिपति का लग्न को देखना धनवान योग बनाएगा। धन के अधिपति का चतुर्थ में बैठना ये माता से धन, माता से लाभ और पैतृक संपत्ति आदि से व्यक्ति को लाभ देता है। तृतीय भाव के अधिपति का लग्न में जाना उच्च के, ये व्यक्ति को कम्युनिकेटिव, बाजारीकरण की नीति और बाजार को समझना और बहुत अच्छे तरीके से एनालिटिकल प्रोसेस में जा करके किसी भी बात को बहुत ही गहराई से रहस्यमय तरीके से अपने मेहनत के बल पे, अपने क्वालिटी के बल पे व्यक्ति बाजार में मजबूती से खड़ा रहता है। चतुर्थ भाव में मंगल, यहाँ के अधिपति को 12 में जाना थोड़ा कमजोर, पर व्यक्ति का मानसिक संतुलन कई बार गड़बड़ाता है और वो बार बार कंफ्यूजन में घुसता रहता है। बजरंगबली की पूजा करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। पंचम भाव के अधिपति का 12 में जाना, एजुकेशन में बाधाएं उपस्थित होती हैं, संतान से दूरी होती है। वो चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में धनिष्ठा के बैठे हैं, इस वजह से हड्डियों की बीमारी और पेट की समस्या भी कई बार देखी जाती है। राहु से केंद्र में है, इस वजह से मन परेशान होता रहे और किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। गुरु उल्टे जो है वो वक्री हैं 17 डिग्री के, इस वजह से पेट का रोग व्यक्ति को परेशान करता रहता है। साथ ही साथ कई बार व्यक्ति को अजीर्ण हमेशा बना रहता है। इसके बाद अगर कहूँगा तो गुरु हस्त नक्षत्र के बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति डिप्लोमेट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं कर पाता है, फंसा हुआ होता है कई लोगों के कुचक्र में और खुद को कई बार निकालने के प्रयास में हमेशा उलझा रहता है। ये चीज़ उसके पल्ले ही नहीं पड़ती है और कई बार यही बात हो सकता है कि उनकी पत्नी समझाएं, क्योंकि शनि के जीवन में उच्च इनकी कुंडली में बैठे हैं। सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, मंगल जैसे रणनीति कारक ग्रह की दृष्टि है, इस वजह से ये बात और इनसे ज़्यादा बुद्धिमता इनकी पत्नी लेकर के बैठी है। कारण है क्योंकि मकर राशि के अधिपति लग्नेश उच्च के होकर के बैठे, चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ सप्तम भाव के अधिपति के साथ व्यक्ति की पत्नी व्यापारिक किस्म की और व्यापारिक दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ने वाली होती है। क्लियर है? ये इतनी सारी चीजें मैंने बताई। छठवें भाव के अधिपति का लग्न में जाना थोड़ा बहुत कमजोर, काम में रुकावट, मैंने नक्षत्र की बात की थी शनि वाली। सप्तम भाव के अधिपति का 12वें जाना, डिप्लोमेट नहीं होता, चीजों को बहुत गहराई से कई बार नहीं समझ पाता और बार बार भूलने की समस्या भी कई बार होती है। व्यक्ति आसानी से कई बार चीजें ड्रॉप कर जाता है, वहीं पे छोड़ करके आगे बढ़ जाता है और कई बार ये अच्छी बात भी होती है, पर थोड़ी सी चीजें ये सामान्यतः इसका संतुलन भी बरकरार रखना होगा। लग्न में सूर्य चिंता देते हैं, ये एक सामान्य सी बात होगी। 8वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के लग्न में जाना डीप एनालिसिस, थॉट क्रिएट करने वाला, अनुभव का मालिक, रिसर्च करने वाला, दिमाग लगाने वाला होता है, पर कई बार अपने लेवल पे ही वो उसको काम करके आगे निकल जाता है। उसको कई बार प्रसार नहीं मिल पाता, जो भी चीज़ें उसने खोजी हैं दुनिया को वो बात पता नहीं चलती है, क्योंकि नवम भाव में समाज उससे प्रभावित होता ही नहीं है और कई बार व्यक्ति जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को ही लाभ देता रह जाता है, दुनिया को कई बार प्रभावित नहीं कर पाता या दुनिया उससे कई बार लाभान्वित नहीं हो पाती है, क्योंकि विश्वविख्यात होने वाले भाव में ही जन्म कुंडली में नीच के राहु और नीचाभिलाषी मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल कमजोर हो जाते हैं। दशम भाव के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थ जाना ये बहुत अच्छा होगा और ऐसी स्थिति में कि गुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में बैठेंगे तो व्यक्ति शांत, कुलीन, सभ्य और सांभ्रांत हो जाएगा। साथ ही साथ उसके पास यशस्विता रहेगी। सूर्य की दृष्टि है तो मोरल वैल्यू जागृत होगी, शुक्र की दृष्टि है तो अनुभवी होगा और प्रगल्भ ज्ञानी होता है, जो कई बार अपने आप को कभी भी समाज के सामने जागृति नहीं दिखाता नहीं है कि मेरे पास इतनी जानकारी है, जबकि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का होता है और किसी से भी बदला लेने के फिराक में कभी भी नहीं होता है। उसकी लड़ाई हमेशा खुद से होती है। विनम्र स्वभाव और जो है वो क्या बोलते हैं उसको कि सहनशीलता बहुत ज़्यादा सीमा से परे और क्रोध जहाँ करना है वहाँ ना करे, जहाँ करने की बारी हो वहाँ कर ले, जहाँ नहीं करना है वहाँ कर ले, जहाँ करना है वहाँ नहीं करे, उलट बात है वही बात।
एकादशवें और 12वें के अधिपति जन्म कुंडली में कम से कम बैठे हैं, इस वजह से, और जन्म कुंडली के 6वें भाव के अधिपति के निकट बैठे हैं, 12वें भाव के अधिपति और सूर्य बुध, यहाँ जो चंद्रमा और सूर्य का संबंध बन रहा है वो थोड़ा कमजोर बनेगा, और जो दशम भाव के अधिपति हैं वो अच्छे बैठे हैं। राहु का प्रभाव सूर्य और शुक्र को प्रभावित करेगा, इस वजह से भी व्यक्ति के जीवन में कई बार खर्च ज्यादा होता है, जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है। षडबल में चंद्रमा कमजोर होंगे, षडबल में शनि बढ़िया हो रहा है, और पापग्रह का बहुत ज्यादा अच्छा होना ठीक नहीं माना जाता। इस कुंडली में कमजोरी कहाँ है? 2 शुभग्रह केंद्र में और 2 शुभग्रह बाहर। चलित कुंडली में चंद्रमा और शनि एकादशवें भाव में चले जा रहे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति उलझ जाता है, ऋण में, लोगों को दे करके, कई बार गलत निर्णय के कारण इधर उधर जो है वो कई सारे उसको टारगेट पूरे करने पड़ते हैं, और कई सारा फुलफिलमेंट उसको जीवन में करना पड़ता है। इस वजह से भी कई बार उसके जीवन को तंग होते देखा जाता है। ये एक सामान्य सी बात होगी। कौन सा ग्रह कितना परिणाम करेगा? सूर्य 25%, जहां के भी अधिपति हैं, मतलब अगर मीन लग्न की कुंडली है तो जन्म कुंडली के ऋण के अधिपति आपको 25% तक ऋण में उबारने में वो सहयोगी होंगे, या आपके काम को बिगाड़ने में 25% उनका हाथ होगा। संपूर्ण नहीं, 75 नहीं, लेकिन 25 अवश्य होगा। कारण, क्योंकि वो उनके पास जो बल है परिणाम करने का, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, गुरु से प्रभावित होकर के जरूर अच्छे हो जाएंगे, आपके अंदर नैतिकता देंगे, लेकिन 25% ही वो परिणाम करेंगे। समझ में आ रही है चीजें? चंद्रमा कम से 25% से भी कम सूर्य को रख सकते हैं, चंद्रमा भी उतने ही के करीब, मंगल कमजोर, इस वजह से आपकी कुंडली में धन और आपकी कुंडली का भाग्य थोड़ा सुप्त है, इस वजह से हमें बजरंगबली की पूजा करनी होगी। क्लियर है? बुध बहुत अच्छे, गुरु बहुत अच्छे, ये दोनों ही आपकी कुंडली में 100% का परिणाम करेंगे। यानी कि आपके जीवन में धर्म है, आपके जीवन में भाग्य है, आपके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद है, आपके जीवन में दाम्पत्य का सुख है, आपके जीवन में व्यवसाय बहुत अच्छा है, आपके जीवन में मोरालिटी बहुत अच्छी है, आपके जीवन में ज्ञान बहुत अच्छा है, आपके जीवन में गंभीरता बहुत अच्छी है, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें जो आपको होप देती हैं वो अच्छी हैं, और किसी भी तरीके से आपको ट्रेस नहीं करती, आपको कमजोर नहीं करने देती। व्यक्ति आध्यात्मिक लेवल पे बहुत ही उन्नति कर लेता है, ये गुरु है। क्लियर है? समाज में उसकी प्रतिष्ठा बरकरार रहती है। ये बुध और गुरु के कारण व्यक्ति सही और गलत के बीच भेद करता है, पर कई बार उसका प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं कर पाता। शुक्र आपकी कुंडली में 25% का परिणाम देंगे, मतलब आपको वो जो देना चाहिए, जैसे भौतिकीय सुख और जो अनुभव, जो आपके पास वेदों का ज्ञान है, जो पुराणों का ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आपके पास दान करने की शक्ति है, वो थोड़ी थोड़ी कम है। व्यक्ति बजट बनाने में ही लगा रहता है, और इस वजह से उसकी आवश्यकता कभी पूरी होती ही नहीं है, या कई बार वो इकट्ठा नहीं कर पाता है, क्योंकि शुक्र वस्तुतः दान के भी कारक होते हैं। वो दान दिलवाते हैं, और क्यों दिलवाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व दान किया था दानवों को, इस वजह से गुरु भी दान के कारक होते हैं, पर गुरु अलग तरीके के दान के कारक होते हैं और शुक्र अलग तरीके के दान के कारक होते हैं। इस पे कभी मंथन कर दूंगा। राहु और केतु आपकी कुंडली में 50% अच्छे और 50% बुरे परिणाम करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी दशा में क्या क्या कर लेनी चाहिए। जब कभी भी गुरु की दशा आए, आप कोई भी काम कर सकते हैं। जब कभी भी मंगल की दशा आए, आप भवन, भूमि, वाहन, संतान आदि से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं। जब कभी भी चंद्रमा की दशा आए, थोड़ा बहुत सावधान और शांत हो जाना चाहिए। हालांकि उस समय आप बाजार के लिए और लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए बुध की दशा में थोड़े बहुत संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और शनि की दशा में तो बिल्कुल ही शांत हो जाइए, बिल्कुल चुप और बिल्कुल चुपचाप, एकदम बिल्कुल धीरे 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 कदम बढ़ाइए। हो सके तो उस दौरान जितने भी हो सके धार्मिक कृत्य करिए। राहु केतु में चुप, शांत, मन को एकदम एकाग्र, और किसी भी तरीके से किसी पे संदेह करके ही उसको पैसे दीजिए। पिताजी को भी पैसे देने हो तो 10 बार विचार कर लीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।